नेहा अभी भी रिदान की बाहों में समाई हुई थी। रिदान भी उसके एहसास को खुद में समेट रहा था। नेहा, वैसे एक बात बताओ, जब तुम आने वाले थे तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रिदान, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर तुमने तो शौक ही दे दिया। अपने असली रूप में सबके सामने पहुंच गई। नेहा, हाँ, क्या 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 तुमने अपने असली रूप में, मतलब चुड़ैल बनकर? तुम रुको, तुम अभी बताती हूँ तुम्हें। नेहा दांत पीसते हुए कहती है, लेकिन रिधान जल्दी से उसके गाल पर किस करके बाहर भाग जाता है और नेहा उसके होंठों का स्पर्श पाकर वहीं जम जाती है। वो अपने हाथ से अपने गाल को छूकर देखती है और फिर शर्मा कर चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। फिर मुस्कुराते हुए अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी ओर राजादा परिवार आरती के घर पहुंच चुका था। अंकुश दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद आरती दरवाजा खोलती है और सबको ऐसे अचानक से यहाँ देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे इन सबको यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं पता था। अंकुश गेट पर खड़ा हुआ आरती को निहार ही रहा था और आरती बाकी सबको देखकर हैरान परेशान सी खड़ी थी। विनय, अबे ओ सस्ते रोमियो, उसे ताड़ना बंद कर और हट सामने से। विनय की बात सुनकर अंकुश झेप जाता है और साइड हो जाता है। आरती भी उसके आवाज सुनकर होश में आती है और आगे बढ़कर संजय जी के पैर छूने को झुकती है और वो पीछे हट जाते हैं। संजय जी उसके सिर पर हाथ रखकर, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती बेटा। आरती मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है तो सरिता भी उसे गले लगा लेती है और उसके माथे को चूम लेती है। उनके मातृत्व भरे स्पर्श को पाकर आरती की आंखों में नमी उतर आती है, लेकिन वो अपने आंसू सबसे छिपा लेती है और मुस्कुराकर सबको अंदर आने को बोलती है। सब अंदर आकर हाल में बैठ जाते हैं। आरती शेखर जी को बुलाती है और किचन में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कमला और अनु भी किचन में चली जाती हैं। आरती चाय बनाने लगती है, लेकिन अभी भी वो असमंजस में डूबी हुई थी कि ये सब अचानक से यहाँ क्यों आए थे। अनु जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है और आरती को देखने लगती है, जो अभी भी अपनी सोच में गुम थी। उसे अनु कमला के आने का पता ही नहीं चला। अनु उसके कंधे से अपना कंधा टकराकर, ओहो क्या बात है, हम यहाँ खड़े हैं और ये मैडम अपने अंकुश के ख्यालों में खोई हुई है। उसकी आवाज से आरती की धंधा टूटती है और वो अनु की ओर देखती है। आरती, अरे आप दोनों यहाँ, कुछ चाहिए था? कमला, नहीं, बस ऐसे ही तुमसे बात करने का मन हुआ तो आ गए। उसकी बात पर आरती मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अनु, आरती, हाँ, कोई परेशानी है क्या? आरती, नहीं तो। न तो फिर तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? आरती, पता नहीं, डर लग रहा है कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। अनु उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर, अब कुछ गलत नहीं होगा, अब जो होगा सब अच्छा होगा, तू ज्यादा मत सोच। आरती हाँ में सिर हिला देती है। फिर तीनों नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं। शेखर जी सबसे उनके हालचाल पूछते हैं। बताइए संजय जी, आप अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ, कोई खास वजह? संजय जी, वजह तो बहुत खास है और वो वजह भी आप अच्छे से जानते हैं। शेखर जी अनजान बनते हुए, जी मैं कुछ समझा नहीं। हम आरती को अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहते हैं। शेखर जी, बिना किसी भाव के, जो पहले हुआ है उसके बावजूद आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी से दोबारा खिलवाड़ करूंगा? संजय जी, शेखर जी हम जानते हैं, पर शेखर जी हाथ जोड़कर माफ करिएगा, पर हमारी बच्ची हमारे लिए बोझ नहीं है जो हम उसे कहीं भी धक्का दे देंगे। हम हमारी बेटी को सारी जिंदगी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जिसके उसकी कद्र ही ना हो, जो बीच मंडप से उसे छोड़कर भाग जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग सांवला है और वो उसके स्टेटस से मैच नहीं करती। संजय जी कुछ कहते उससे पहले ही अंकुश जाकर उनके पैरों में बैठ जाता है। अंकुश, जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के काबिल नहीं है, फिर भी आपने माफी मांग रहा हूँ, प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे, बस एक मौका। शेखर जी कुछ नहीं कहते, बस अपना चेहरा घुमा लेते हैं। संजय जी, शेखर जी हम ये नहीं कहते कि गलती अंकुश से हुई है, उसे भूल जाइए या उसे माफ कर दीजिए। उसको उस पर आपको उस पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम पर तो भरोसा करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी के साथ अब कुछ गलत नहीं होगा। आपकी बेटी की खुशियों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। शेखर जी, पिछली बार भी आपने यही कहा था और अब मैं आप पर भरोसा किया था,
पर इस बार मैं भरोसा नहीं कर सकता। और रही बात अंकुश को माफ करने की, तो जिस वक्त मेरी बेटी ने उसे माफ किया था मैंने तभी माफ कर दिया था, पर हम उस पर भरोसा करके फिर गलती नहीं कर सकते। हम अपनी बच्ची की जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद नहीं कर सकते। हर कोई शेखर जी का दर्द समझ रहा था। आखिर उनकी बात भी सही थी। जिस बेटी को उन्होंने इतने नाजों से पाला था, उसके साथ गलत करने वाले वो दूसरा मौका कैसे दे सकते हैं। अंकुश कुछ कहता तभी उसकी नजर आरती पर जाती है, जो किचन के गेट पर हाथ में चाय की ट्रे पकड़े हुए खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। लेकिन वो आरती कहाँ जो आसानी से सबके सामने टूट जाए। वो खुद को संभालती है और अपने होठों पर नकली मुस्कान सजाते हुए आगे बढ़ जाती है। उसने अपने आंसुओं को अपनी पलकों से बाहर आने की इजाजत ही नहीं दी थी। वो आकर सबको चाय देती है। अनु और कमला भी नाश्ते का सामान मेज पर सजा देती हैं। आरती जब अंकुश के सामने आती है तो उसके पैर वहीं जम जाते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर भी अंकुश को देख ले। वो चाय का कप अंकुश को देने के लिए उसकी ओर झुकती है। अंकुश धीरे से मैं हूं ना, उसकी आवाज सुनकर आरती अपनी पलकें उठाकर उसे देखती है तो उसका एक आंसू उसकी पलकों की कैसे आजाद होकर अंकुश के हाथ पर गिर जाता है। तभी वो जल्दी से वापस सीधी हो जाती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। आरती शेखर जी की आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आरती बिना मुड़े, आप मेरे लिए जो फैसला लगे वो सही होगा, इसलिए आप जो भी फैसला होगा पापा मुझे मंजूर होगा, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और बिना पीछे पलटे ही वहां से चली जाती है। अनु उसके पीछे जाने को होती है तो शेखर जी उसे रोककर खुद उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी ओर रिधान और आराधना भी मनीष जी के साथ बैठे हुए थे। आराधना जी, देखिए भाई साहब, हम सब कुछ पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। रिधान के पापा नहीं, उनके जाने के बाद रिधान के दादा दादी ने हमें अपनाने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने ही रिधान को संभाला। जैसे भी हुआ खुद को हर मुसीबत दी, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं दी। और मुझे पता है मेरा बेटा थोड़ा शैतान है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। नेहा को हमेशा खुश रखेगा और मैं वादा करती हूँ नेहा को कभी आप लोगों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मनीष जी, हमें पता है बहन जी, रिदान बहुत अच्छा लड़का है और हमारी नेहा को एक अगर कोई संभाल सकता है तो रिदान ही है। हम तो खुद आपसे इस बारे में बात करने वाले थे लेकिन आप पहले ही आ गए। हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है ना, एक बार नेहा से भी बात कर ले। आराधना जी, हाँ बिल्कुल, बच्चों की मर्जी के बिना हम भी कुछ नहीं करेंगे। आखिर जिंदगी इन्हें साथ बितानी है। नेहा को बुला लीजिए आप। सरिता जी नेहा को बुलाने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद नेहा बाहर आती है तो रिधान उसे देखता ही रह जाता है। नेहा ने मैरून कलर की कुर्ती पहनी थी जो आगे से उसके घुटनों तक ऊपर थी और पीछे से जमीन को छू रही थी। उसके नीचे उसने वैग पिंक कलर की धोती सलवार पहनी हुई थी। एक कंधे पर दुपट्टा और दूसरे पर एक लंबी चोड़ी चोटी लहरा रही थी। मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल था। उसके होंठ बिना लिपस्टिक के ही डार्क पिंक थे, मानो कोई गुलाब की पंखुड़ी हो। बालों की कोच चोटी बनाकर एक कंधे पर डाली हुई थी और उसके कुछ पल लट उसके आंगों गालों को चूम रही थी और रिधान को उन लटों से जलन हो रही थी। आराधना जी धीरे से, अभी शादी करने का इरादा है क्या? रिधान खोया हुआ, आइडिया बुरा नहीं है मॉम, लेकिन फिर उसे होश आता है कि वो क्या बोल गया तो वो झेप जाता है। आराधना जी नेहा जी की बलैया लेती हैं। नेहा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। मनीष जी, नेहा बेटा ये रिधान की माँ है। वो यहाँ रिधान और तेरे लिए रिश्ते की बात करने आए हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है तू दोनों एक दूसरे को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो फिर सारी जिंदगी कैसे और कब पसंद करोगे? मुझे पसंद है, दोनों जल्दी से बोलते हैं लेकिन फिर सबको अपनी ओर घूरता पाकर चुप हो जाते हैं। नेहा अपनी एक आंख बंद करके अपनी जीभ दांतों के बीच दबा लेती है। तभी पूरे माहौल में हंसी गूंज जाती है। दोनों हैरानी से उन्हें देखते हैं। मनीष जी हंसते हैं, देखा कैसे दिल की बात जुबान पर आ गई दोनों के। नेहा हैरानी से, पापा आप मतलब आपको कैसे पता? सरिता जी नेहा के कान खींचकर, तुझे क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा बेटा? माँ हो तेरी और तेरे मन में कब क्या चल रहा है सब पता है मुझे, तो तेरे मन की ये बात कैसे ना पता होती? नेहा उनके गले लग जाती है। मनीष जी चलिए, अब तो बच्चों की खुशी हमें क्या चाहिए? आराधना जी बिल्कुल, वैसे हम क्या सोच रहे थे कि आज ही दिन सगाई कर देते हैं, बस हम फैमिली वालों के बीच ही, बाकी अरेंजमेंट शादी में हो जाएंगे। नेहा अचानक से नहीं, सब हैरानी से उसे देखते हैं तो बेबसी से रिधान की ओर देखती है। रिधान उसकी बात समझते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है। रिधान दरअसल नेहा चाहती है कि जब तक शरण्या की
लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उसके इस फैसले में उसके साथ हूँ आराधना जी। लेकिन बेटा मतलब अभी सिर्फ सगाई कर लेते हैं, शादी जब हम मन होगा तब हो जाएगा। रिधान नहीं मॉम, जब तक अंकुश और आरती के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिलेगा तब तक हम भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देंगे, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे। हमें मंजूर है। मनीष जी ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। लेकिन आराधना की अभी भी चाहती थी कि सगाई अभी हो जाए तो बेहतर रहे। रिधान मॉम बस कुछ दिनों और, अंकुश की लाइफ में जैसे ही सब ठीक होगा हम दोनों सगाई भी करेंगे और शादी भी, फिर आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप इतने दिन से वेट कर रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम और प्लीज। आराधना जी उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा देती हैं। उनकी सहमति देखकर रिदान और नेहा भी खुश हो जाते हैं। शेखर जी आरती के कमरे में जाते हैं तो आरती उन्हें देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है और नकली मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ लेती है। आरती जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, पापा आप यहाँ कुछ काम था। शेखर जी ये आंसू हमसे छिपाने की जरूरत नहीं है बेटा। आरती अनजान बनते हुए, आंसू कैसे आंसू, मैं रो नहीं रही थी पापा। शेखर जी उसे देखते हैं तो आरती अपना चेहरा घुमा लेती है। शेखर जी कुछ बोलेगी नहीं। आरती खुद को संभाल कर, किस बारे में पापा? शेखर जी मैंने अंकुश को तेरा जीवन साथी बनाने के लिए मना कर दिया है। उनकी बात से आरती के रुके हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। आपने फैसला लिया है पापा तो सही है, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। मैंने आज तक वही किया है जो आपने कहा, आगे भी वही करूंगी। आरती की बात सुनकर शेखर जी को बहुत बुरा लगता है। वे आरती के सिर पर हाथ फेरकर, कभी तो हक से कुछ मांग लिया कर, कभी तो अपने हक के लिए जिद कर बेटा। क्यों तू जो मैं कहता हूँ वो मान लेती है? आरती फीका मुस्कुराकर, जिद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने हमेशा जो चीज मुझे चाहिए थी वो मेरी जबान पर आने से पहले ही मेरे सामने लाकर रख दी। तो फिर जिद की किस चीज के लिए करूं? और अगर आपने किसी बात के लिए मना किया है मतलब वो मेरे लिए सही नहीं है, वरना आप कभी मना नहीं करते। ये सुनकर शेखर जी की आंखों में आंसू आ गए। वे आगे बढ़कर आरती का माथा चूमते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरकर बाहर चले जाते हैं। ऐसी ही थी आरती, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश हो जाती थी। शायद अपनी माँ के जाने के बाद से वक्त से पहले ही उसमें समझदारी आ गई थी। शेखर जी ने जो कह दिया, जैसा कह दिया, बिना कोई सवाल किए सिर झुकाकर मान लेती थी। अंकुश रिधान को फोन करता है। कहाँ है भाई? अंकुश वहीं जहां होना चाहिए था। ससुर जी को मना रहा हूँ पर मान ही नहीं रहे यार। रिधान कोई ना कोशिश करता रहे, एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। अंकुश क्या मतलब एक ना एक दिन मान जाएंगे? अभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मानेंगे क्या? खैर तू मेरा छोड़, अपनी बात बता, तेरे ससुराल वाले माने कि नहीं? रिधान खुश होकर, अरे मेरे वाले तो मान गए, और तो और आज ही सगाई करना चाहते थे। अंकुश क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, मतलब तू यहाँ मेरी सेटिंग करवाने आया था और खुद मुझसे पहले ही सेट हो गया। सही है, पर मैं तेरे लिए खुश हूँ। रिधान अब मैं हूँ ही इतना टैलेंटेड तो क्या करूं, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुर जी की भी जल्दी मान जाएंगे। अंकुश हाँ चल बाद में बात करता हूँ। रिधान भी ठीक है बोलकर फोन रख देता है। शेखर जी बाहर आते हैं और सबके पास आकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अनु अंकल आरती ठीक है ना? शेखर जी हम ठीक हैं। वो संजय जी एक बार और सोच लीजिए। शेखर जी आप हम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं मत करिए, लेकिन एक बार उस बच्ची के में वो बारे में तो सोचिए, बहुत सजा पा चुकी है वो बिना किसी गलती के। अब आप उसके साथ ऐसा अन्याय मत करिए, और हम भी आपकी बेटी और उसकी खुशियों के बारे में सोचने का अधिकार भी आपका है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसकी खुशी अंकुश के साथ है, और ये बात आप भी जानते हैं। अंकुश के अलावा वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, और हम बड़ा करते हैं उसे कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। शेखर जी चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। अंकुश उसके सामने हाथ जोड़कर, आप मुझे माफ नहीं करना चाहते मत करिए, मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते तो वो भी मत करिए, बस एक मौका दे दीजिए। उसके साथ रहा तो उसकी और आपकी माफी और भरोसा दोनों जीत लूंगा, बस एक मौका। शेखर जी तुम पर भरोसा नहीं कर सकते हम, लेकिन अपनी बच्ची की खुशियों से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। हम जानते हैं हमारी बच्ची की खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है, और हम उसकी खुशियां उससे नहीं छीनेंगे। लाइफ उसकी खुशी के लिए हम तुम्हें उसके लिए अपना रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उसकी आंखों में आंसू भी आया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। शेखर जी की बात समझकर सबके चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, और अंकुश खुश होकर शेखर जी के गले लग जाता है। उसकी खुशी उससे संभाले नहीं संभल रही थी। अंकुश थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अंकल, आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।
शेखर जी उसे खुद से दूर करते हैं और सुबोध जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से आप पर भरोसा कर रहा हूँ संजय जी, वो भी सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए। इस बार निराश मत करिएगा। संजय जी हाथ जोड़कर पिछली बार के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और यकीन दिलाते हैं अब ऐसा नहीं होगा, यकीन रखिए हम पर। शेखर जी उनके हाथ पकड़कर नीचे कर देते हैं तो संजय जी उनके गले लग जाते हैं। सबके चेहरे पर खुशी चमक रही थी और अंकुश तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने में व्यस्त थे। तभी शेखर जी की नजर दरवाजे पर पड़ी आरती पर जाती है। शेखर जी इशारे से इसे अपने पास बुलाते हैं तो आरती का शब्द टूट जाता है और भागकर उनके गले लग जाती है। शेखर जी प्यार से उसके सिर को सहलाते हैं। शेखर जी अब तो खुश है ना? आरती बस मुस्कुराकर हाँ में सहला देती है। अनु कमला भी उसके गले लगकर उसे बधाई देती हैं। सरिता जी और संजय जी भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। शेखर जी, मनीष जी और संगीता जी दादी और नेहा को भी बुला लेते हैं। तब बैठकर लगे लड़ाने लगते हैं। वहीं रिधान और आरती अंकुश एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। आराधना जी अब तो सब ठीक है ना? आरती और अंकुश के लिए सब मान गए हैं तो क्या ना हम इन चारों की सगाई करा देते हैं? शादी कुछ टाइम बाद हो जाएगी। सरिता जी हाँ बिल्कुल, हमें तो ऐतराज ही नहीं है, जैसा आप सबकी इच्छा। संजय जी आप बताइए। शेखर जी आपको जो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? शेखर जी नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी, जैसा आप सबको ठीक लगे। आराधना जी ठीक है, फिर आज ही सगाई करा देते हैं। रिधान अंकुश से मेरी माँ का बस चले तो आज ही अपनी बहू को घर ले जाए, इन्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। शेखर जी आज कैसे, मतलब अभी तो कोई तैयारी भी नहीं है और अंगूठियां आने में भी तो वक्त लगेगा। अंकुश उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा, अंगूठियां हमारे पास हैं और कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आरती वही सिल्क की गुलाबी साड़ी पहने जो उसने पहले पहनी थी हमारी सगाई पर। सब हैरानी से उसे देखते हैं। उसे अभी तक 3 साल पुरानी साड़ी का रंग याद है। आरती भी उसकी बात से हैरान होकर उसे देखती है जो वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। शेखर जी लेकिन अंगूठियां कहाँ हैं? यहाँ अंकुश अपने गले से चैन उतारकर उससे अंगूठी निकालकर शेखर जी को और बढ़ा देता है। अब तो सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंकुश एक के बाद एक झटके दे रहा था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकुश सबको अपनी ओर देखता पाकर क्या होगा, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? जाइए जाकर सगाई की तैयारी करिए। कमला और अनु नेहा और आरती को तैयार करने के लिए अंदर ले जाते हैं और विनय बाजार चला जाता है जरूरी सामान लाने के लिए। अनु ये अंकुश भैया अपने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। वो अंगूठी भी अभी तक संभाली हुई है। उन्होंने ये तक याद है कि आरती के इस टाइम पर क्या पहना था और तो और उसका रंग भी, यहाँ तक कि वो किस बेफिक्री की बात बनी थी ये भी याद है। फिर से सब कुछ समझ नहीं आया, मतलब बात हजम ना हुई। नेहा हाजमोला खा ले, और जब दिमाग नहीं है तो पर इतना जोर क्यों डाल रही है? कुछ समझने की दिमाग चाहिए होता है। अनु ओ हेलो, मेरे पास दिमाग है समझी, और तू ज्यादा मत बोल, भूल मत होने वाली ननद हूँ तेरी, तो मुझसे ज्यादा मत उलझ। नेहा बेटा एक बार मुझे वहां आने दे, सबसे पहले तेरा ही टिकट कटवाना है मैंने। अनु ओहो बड़ी जल्दी है ससुराल जाने की, और मेरा टिकट काटने का जो सपना है ना तेरा, वो सपना ही रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। तो मैं तो एकदम खड़ूस ननद बनूंगी और तुझसे तो खूब सेवा करवाऊंगी। नेहा उसे थप्पड़ दिखाकर हाँ बहुत सेवा करूंगी, चिंता मत कर। कमला और आरती उन दोनों की बहस सुनकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और दोनों के चुप होने की राह देख रही थी, लेकिन ये दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमला खड़ी होकर तुम दोनों चुप करोगे क्या? जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो दोनों। अनु हाँ तो ये रिधान भाई की जंगली बिल्ली। नेहा उसे घूरकर कम बोल। अनु एकदम अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। कमला, आरती और नेहा तुम दोनों यहाँ आकर बैठो, और अनु तुम प्लीज इन्हें रेडी करने में मेरी मदद करो, और खबरदार जो कोई भी लड़ा तो उसकी बात पर दोनों हाँ में सहलाती हैं और फिर एक दूसरे को जी भर के घूर कर अपनी अपनी जगह बैठ जाती हैं। तभी संगीता जी वहां आती हैं और एक साड़ी कमला के हाथ में थमाकर चली जाती हैं। आरती अपनी कपबोर्ड से वो बॉक्स निकालती है और उसमें से वो साड़ी निकाल कर बाहर रख देती है। आरती उस साड़ी पर हाथ फेरती है तो उसकी आंखों में नमी उतर आती है, लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभाल लेती है। कमला और अनु दोनों को तैयार करने लगती है। बाहर सभी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद संगीता जी अंदर आती हैं और आरती और नेहा को देखकर दरवाजे पर ही ठिठक जाती हैं। कमला उन्हें देखकर अरे आंटी आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना।
संगीता जी अंदर आती हैं और दोनों को देखने लगती हैं। उन्हें ऐसे देखकर संगीता जी की आंखें भर आती हैं। झुककर दोनों का माथा चूम लेती हैं और दोनों के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। संगीता जी बहुत प्यारी लग रही हो दोनों, नजर ना लगे किसी की। कमला से दोनों तैयार है ना? कमला हाँ में सिरा देती है। फिर दोनों बाहर लाया जाता है। जैसे ही अंकुश और रिधान की नजर उन पर पड़ती है तो दोनों ही अपने होश खो बैठते हैं। दोनों के ही दिल रफ्तार से पकड़ चुके थे। उन दोनों का मन कर रहा था कि अब भी अपनी बाली को बाहों में भर ले, पर मौके की नजाकत का को समझते हुए दोनों अपने अरमानों को थपकी देकर सुला देते हैं। वहीं आरती नजरें झुकाए चली जा रही थी। आरती को लाकर उन दोनों के बराबर में बैठा देते हैं और संजय जी पंडित जी को शुरू करने को बोलते हैं। पंडित जी के कहने पर आराधना की और सरिता की आरती को चुंडी ओढ़ाती है और संगीता जी अंकुश और रिधान का तिलक करती है और उनकी गोद में सगुन का सामान रखती हैं। वैसे ही सरिता जी और आराधना जी आरती का तिलक करती हैं। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं और फिर अंगूठियां पहनाने को बोलते हैं। संगीता जी आरती को अंगूठी देती हैं। वो कांपते हाथों से अंगूठी लेती है और अंकुश की ओर हाथ बढ़ाती है तो अंकुश की हाथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देता है, लेकिन आरती के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक लगती हैं। शायद उसका पुराना डर किसी से उस पर हावी हो रहा था और बाकी सब भी उसकी मनोदशा समझ रहे थे। अंकुश उसे ऐसे डरते देखकर एक बार फिर से गिल्ट से भर जाता है। तभी नेहा हल्के से उसके कंधों को दबाकर उसे सब सही होने की दिलासा देते हैं। आरती के गहरी सांस लेकर अपने दूसरे हाथ से अंकुश का हाथ थामती है और उसे अंगूठी पहना देती है। फिर अंकुश भी आरती की उंगली अपनी अंगूठी में कैद कर लेता है। सब तालियां बजाकर दोनों को बधाई देते हैं। फिर रिदान नेहा भी अपनी अंगूठियां एक्सचेंज करते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। चारों के चेहरों को खुशी से दमक रहे थे और भी क्यों ना आखिर उनके रिश्ते को एक नया नाम मिल गया था। चारों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए रिजर्व हो गए थे। अपने मिलन की ओर एक कदम तो बढ़ा चुके थे। मैंने बोल दिया ना, जहां से मैं बोल रही हूँ शादी की शॉपिंग वहीं से होगी। बस नहीं, शॉपिंग मेरी पसंद की जगह से होगी। ऐसे कैसे पसंद की जगह होगी? ये फाइनल। शादी की तारीख 10 दिन बाद की ही निकली थी, वरना फिर तो 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था। हमारे अंकुश बाबा अब अपनी आरती से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 10 दिन में ही शादी करने की ठान ली थी और जबरदस्ती सबको मना लिया था। अनु और नेहा पिछले 2 दिन से इस बात पर लड़ रही थी कि शादी की शॉपिंग कहाँ से होगी। अनु अपनी शादी की जगह से बोल रही थी और नेहा अपनी पसंद की। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था और इनकी लड़ाई की वजह से बाकी सब शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे। अभी भी दोनों वीडियो कॉलिंग पर ही झगड़ रही थी। आरती नेहा के बाजू में बैठी उसकी हरकतों से बोर हो चुकी थी तो वो खुद को चादर से ढककर सो जाती है। वहीं कमला भी दोनों के झगड़े से पक चुकी थी। शादी मेरी है कि तेरी, नेहा अपना दाव चलते हुए कहती है। अनु तेरी। नेहा तो फिर मर्जी किसकी चलेगी? अनु मेरी। नेहा कम बोल, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। बस शादी की शॉपिंग वहीं से होगी जहां से मैंने बोला है। अनु लेकिन अभी अगर दोनों में से किसी की आवाज आई तो मैं शादी की कैंसिल करवा देनी है। नहीं, कमला के शादी कैंसिल करवाने वाली धमकी सुनकर दोनों चिल्ला पड़ती हैं। कमला उन्हें घूर कर, तो अब किसी ने भी वापस झगड़ा शुरू किया ना तो देख लेना कि पिछले 2 दिन से तुम दोनों को झगड़े देख रही हूँ। मैं तुम दोनों की नौटंकी की वजह से बाकी सब भी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। कमला की धमकी से दोनों बैठ जाती हैं। कमला अब तुमसे किसी की भी सजेस्ट की जगह से शॉपिंग नहीं होगी। ज्वेलरी और आउटफिट्स के लिए मैंने बात कर ली है और बाकी की चीजें सब बड़े संभाल लेंगे, ठीक है? दोनों हाँ में सिला देती है। फिर सब कुछ देर बात करते हैं और वापस अपने काम में लग जाते हैं। नेहा फोन कट करके पलटती है तो देखती है आरती चादर ताने मस्त सो रही थी। नेहा उसे देखकर मुस्कुरा उठती है। आज कितने दिन बाद उसने आरती को सुकून से सोते हुए देखा था। आज उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें नहीं थी, सुकून की छाया थी। थोड़ी देर उसे नहाने के बाद नेहा भी उसे लिपट कर लेट जाती है। नेहा अभी भी हल्की सी नींद में थी पर आरती गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी नेहा को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो झटके से अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही उठने की वाली होती है तभी उसके मुंह पर कोई हाथ रख देता है। नेहा की तो जान ही सूख जाती है। वो उससे छूटने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट नहीं पाती। अचानक ही नेहा अपने घुटनों से उसके पेट में वार करती है तो वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाता है और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। चीख की वजह से आरती की भी नींद टूट जाती है और वो भी उठकर बैठ जाती है। आरती क्या हुआ, कौन है? ये चीखने की आवाज किसकी है? नेहा उठते हुए, पता नहीं, रुक अभी देखती हूँ।
वो जल्दी से बेड से उतरती है और सामने बेड पर शख्स की ओर बढ़ जाती है। वो अपनी चप्पल उठाकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वो फोन की आवाज सुनकर रुक जाती है। नेहा जल्दी से अपना फोन उठाती है। कहाँ हो तुम? सामने से रिदान की आवाज आती है। नेहा, आरती के पास। रुको, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले किसी को प्रसाद दे दूं। अरे रुको, बात तो सुनो। लेकिन तब तक फोन कट चुका था। नेहा अपनी चप्पल उठाकर उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही वो खड़ा होकर रूम की लाइट जला देता है। तुम आप? आरती हैरानी से सामने खड़े शख्स को देखकर कहती है। अंकुश अपना पेट सहलाते हुए बेड पर लेट जाता है। हाँ मैं। नेहा अपनी चप्पल नीचे रखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकुश, भूलो मत, ये मेरी होने वाली बीवी का कमरा है, तो मैं यहाँ कभी भी किसी के वक्त भी आ सकता हूँ, समझी तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा, भूलो मत, तुमसे ज्यादा आरती पर और उसकी चीजों पर मेरा हक है। उसके कमरे पर भी मेरा हक ज्यादा होगा, और मैं यहाँ रहूं या कहीं, और तुम ज्यादा चौधरी मत बनो और निकलो यहाँ से। अंकुश, मैं यहाँ आरती से मिलने आया था, फालतू में इतनी तेज मार दिया। नेहा, फालतू में बदनाम ना करी मुझे, वो सिर्फ हल्का सा छुआ, मैंने मारा तो था नहीं। अंकुश, तुम्हारा छूना ऐसा है तो मानना कैसा होगा? नेहा उसकी ओर बढ़ते हुए, बताऊंगा भी। आरती उसके आगे बढ़कर, फिर कभी दिखा लेना मेरी माँ क्या वक्त मार कुटापे में रहती है अंकुश से, और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकुश प्यार से, तुम्हें देखने का मन इसलिए चला आया। आरती, पर हमें शादी तक मिलने से मना किया है सबने, अगर किसी को पता चला तो बेवजह सौ बातें बनेंगी, आप जाइए यहाँ से। अंकुश उसके साथ रहकर, तुम भी उसके जैसी होती जा रही हो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, दूर रहो तुम इससे। नेहा गुस्से से उसकी ओर बढ़कर, रुको बेटा, अभी बताती हूँ तुम्हें। मेरी आरती को मुझसे दूर करेगा? भूल मेरी वजह से आरती से मिला है, वरना कहीं सस्ता देवदास बनकर घूम रहा होता, समझा? एहसान फरामोश कहीं का। आरती उसे समझा बुझाकर शांत करती है। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा फोन उठाकर, हाँ बोलो। रिदान, कहाँ हो तुम? नेहा, बताया तो, आरती के पास हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम्हारे रूम में। क्या? अचानक ही चिल्ला पड़ती है, और आरती उसे शांत रहने का इशारा करते हैं, तो वो धीरे से रिदान से पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग ठिकाने पर है? उसे भी आज की मीटिंग में छोड़ के आया है लंगूर। रिधान, अरे यार, दिन में तुम बिजी होती हो और मैं भी, रात को तो तुम सो जाती हो, नींद तो समझौता नहीं आ सकती हो, तो अब मेरी क्या हालत होती है तुम तो सोचा होगा ना। नेहा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। अरे ऐसी कौन सी बात करनी होती है तुम्हें जो तुम इतने बेचैन रहते हो? रिदान, बाहर आओ पहले। नेहा, क्या? रिदान, भाभी की विंडो के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। नेहा, हे भगवान, कैसे नमूने से प्यार हो गया मुझे। आरती अंकुश को घूरते हुए, मुझे भी। नेहा एक नजर दोनों को देखती है और फिर अपना सिर झटक कर खिड़की के बाहर कूद जाती है। नेहा, रिदान उसका इंतजार कर रहा था। नेहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और ये शहर नहीं है, गाँव है, अगर किसी ने देख लिया ना तो अच्छे से बात लग जाएगी और बात बनेगी वो अलग। रिधान, अरे बातें क्यों बनेगी, बीवी हो तुम मेरी। नेहा, होने वाली हूँ, हुई नहीं अभी। रिधान उसे बाहों में भरकर, होने वाली सही हो तो बीवी ही हो, और अपनी बीवी से मिलने में कैसा डर। नेहा उसकी बात को कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर दोनों बैकयार्ड की ओर बढ़ जाते हैं। अंकुश ने आरती को अपनी बाहों में भरा हुआ था, और आरती ने भी उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों से घेरा बनाया हुआ था। अंकुश, तुम्हें पता है पिछले 2 दिन से तुम्हें देखने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। ना तो कोई तुमसे मिलने दे रहा है और ना फोन पर भी बात नहीं करने दे रहा है। आरती, ये परंपरा होती है ना कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो इन्हें मनाना तो पड़ेगा ही। अंकुश मुंह बनाकर, फिर चाहे इन परंपरा के चक्कर में बंदे की जान ही निकल जाए। अंकुश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आरती उसके होंठों पर अपना हाथ रख देती है और ना में गर्दन हिला देती है। अंकुश मुस्कुराकर उसके हाथ को चूम लेता है और उसे अपनी ओर करीब खींच लेता है। अंकुश उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, जब तक तुम साथ हो ना तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। आरती उसके सीने पर सिर टिकाकर, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। अंकुश उसके सिर को चूम लेता है और उसे अपने आगोश में भर लेता है। रिदान नेहा की ओर गोद में सिर रखकर घास पर लेटा हुआ था और नेहा उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। रेहान, तुम्हें पता है नेहा, पापा के जाने के बाद मॉम ने ही मुझे पाला पोसा। मॉम और पापा की लव मैरिज थी जो उन्होंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर की थी, जिस वजह से दादू दादी मामी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर पापा की वजह से कुछ कह नहीं सकते थे।
लेकिन पापा के जाने के बाद तो उन्होंने मॉम का जीना दूभर कर दिया। मॉम मुझे लेकर दिल्ली आ गई और यहीं पर नानू के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन कुछ वक्त बाद नानू भी चले गए, हमें छोड़कर। मॉम ने अकेले ही सब कुछ संभाला है, मुझे इस काबिल बनाया है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं मॉम को हर खुशी दूं और अपने दम पर पाने पैरों पर खड़ा होऊंगा। 12वीं पास करते ही मॉम के साथ बिजनेस में आ गया था, पर मॉम की जिद थी। पहले बजाय ग्रेजुएशन किए, फिर एमबीए किया और फिर बिजनेस में आ गया। कभी किसी लड़की के करीब जाने का ख्याल ही नहीं आया, कभी लगा ही नहीं कि मुझे किसी की जरूरत है। पर जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा कि आज तक मैं अधूरा था, शायद तुम्हारा इंतजार था। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना एक सपना था मेरे लिए। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मुझसे प्यार होगा और तुम मेरी जिंदगी में आओगी। और अब जब तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो तो अभी भी ये सपना ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई हसीन सपना है और जब मेरी आंख खुलेगी तो ये टूट कर बिखर जाएगा। रिदान की आंखों में लाली उतर आई थी। नेहा भी रिदान के उस रूप को देखकर हैरान थी। जो लड़का हमेशा शैतानियों में मजाक मस्ती में रहता है, वो असल में कितना सुलझा हुआ है। नेहा झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है, मानो उसे एहसास दिला रही हो कि यह सपना नहीं हकीकत है जो कभी नहीं टूटेगा और वो हमेशा रिदान के साथ है। रिदान भी अपनी आंखें बंद करके इस एहसास को अपने भीतर समा रहा था। आरती अभी भी अंकुश के सीने से लगी खड़ी थी। अंकुश ने भी उसे कस के अपने आगोश में भरा हुआ था। आरती, एक बात पूछूं अंकुश जी? हाँ अंकुश। आरती, ऐसी क्या वजह थी जो आप मंडप से उठकर चले गए थे? क्योंकि इतना तो मैं भी जान गई हूँ कि मेरा सांवला रंग या मेरा स्टेटस तो वजह बिल्कुल नहीं थे। मैं सच जान सुनना चाहती हूँ, तो प्लीज सच बताइएगा। अंकुश एक गहरी सांस लेकर, मैं भी तुमसे कुछ ना छिपाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने का हक है तुम्हारा। आरती ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है तो अंकुश सबसे सब कुछ बता देता है। थोड़ी देर तक बाद अंकुश खामोश हो जाता है और हर जगह खामोशी पसर गई थी। आरती चुप्पी तोड़ते ही, तो आपने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? क्यों अकेले सब सहते रहे? अंकुश कोई जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर बैठा रहता है। आरती आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। अंकुश भी उसे अपनी बाहों में भींच लेता है। अगले दिन सभी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बाजार आए हुए थे। सभी बड़े शॉपिंग के बाद घर चले जाते हैं और बाकी सब वहीं रुक जाते हैं। सब एक फूड कॉर्नर जाते हैं और कुछ खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। कमला बार बार टाइम देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अनु भाभी, कोई आने वाला है क्या? कमला दरवाजे की ओर देखकर, आने वाला है नहीं, आ गया है मतलब। कमला दरवाजे की ओर इशारा करती है तो सबकी गर्दन और घूम जाती है। सामने से एक 23-24 साल की लड़की चली आ रही थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, जिनकी आई पोनी बनाई हुई थी। व्हाट रफ डेविन ब्लैक टॉप, उस पर मैरून लेदर जैकेट, पैरों में बूट्स, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके पीछे ही 4 बाउंसर चले आ रहे थे। उसे देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यहाँ देखकर सब हैरान थे। दोस्तों, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, तो बने रहिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।